तो डेटा को डायग्नोसिस करने के लिए मुझे इसकी नीड पड़ती है स्टैटिस्टिक्स। तो हमने स्टैट्स को ही कंप्लीट किया, स्टैट्स को पढ़ने के लिए हमने ये सारी चीजें पढ़ी। ये जितनी भी चीजें आपके सामने दिख रही है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ड्यू टू स्टैट्स को भी लर्न करना इस पर्पज से। तो आई थिंक वो समझ पा रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। उसी स्टैटिस्टिक्स को फुलफिल करने के लिए अपने एंड पे मैं ये सारी चीजें पढ़ी यहाँ से, है ना। तो अब मैं आता हूँ कोर पार्ट पे जो हमें नीड थी एक्चुअली पढ़ने की, वो स्टार्ट करता हूँ। ये सारी चीजें फिर से रिपीट होगी, बट ये सारी चीजें रिपीट होगी मैं आप यूज करूंगा, मतलब आपको इनकी बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा। समझ गया ना? जैसे अब आपको डेटा रीड करना हो तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि रीड करने के लिए रीड सीएसवी यूज करो। पांडाल से पढ़ चुके हैं डेटा रीड कैसे करके, तो डेटा सीधा रीड करेंगे। मतलब अब आपको बेसिक चीजें जो हमने पढ़ा था वो अब फिर से रिपीट नहीं करूंगा, मैं सीधा इसका यूज पढ़ूंगा। समझ गए? होप करता हूँ मैं कि मैं क्या चाह रहा हूँ। तो वही पढ़ते देखिएगा सब लोग। तो स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट करता हूँ, यही कोर पार्ट है। डेटा को डायग्नोसिस करने के लिए डेटा क्लीनिंग, ये सबसे कोर पार्ट। देखिएगा कैसे क्या बनता है सोचिए। इसको ना काफी पेन करके आपको नोट डाउन करते हैं, इससे मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी मिलेगी जो सॉल्व करना होगा, एक बार करके पढ़िए। तो देखो बेटा, स्टैट है व्हाट इज, सबसे पहले तो जो स्टैट्स बात की बात करें तो मैथमेटिक्स में हम स्टैट्स को एक बार देख चुके हैं, स्टैटिस्टिक्स हम एक बार मैथमेटिक्स में देख चुके हैं। पढ़े होंगे ना आप लोग, सभी मैथमेटिक्स पढ़े होंगे ना। मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आपका आया होगा, सभी का आया होगा इस समय। तो स्टैट्स यदि हम पूछे व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स, तो व्हाट इज योर आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर? यस, व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स, बताओ। What is the stats? Did anyone ask you what is the statistics? या what is the stats? Then what will be your answer? क्या होगा बताओ सब लोग, क्या आंसर दे सकते हैं? बताएं सब लोग, बताइए व्हाट इज द स्टैट्स। बेटा सभी लोग आइडिया दें, कुछ भी आप, मैं आपको इलुस्ट्रेट करूंगा कि आप किसी लेवल की चीजों को जानते हैं। स्टैट्स इज व्हाट इज दैट, बताओ। देखिए मैथमेटिक्स ना, देखिए मैथमेटिक्स सिंपल ये तो मैथमेटिक्स, वहां आप डिफरेंट पर्पस, फंक्शन नहीं है, मैथमेटिक्स ही है दैट हेल्प अस, दैट हेल्प अस। देखो हम लोग पहले पढ़ते थे उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, अब हमारा जो पर्सपेक्टिव है दैट हेल्प अस टू, दैट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज अवर डेटा, प्रॉपर तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा। समराइज अवर डेटा, हमारे डेटा को समराइज करने में भी हेल्प करेगा। एंड एनालाइज अवर डेटा, ये सारे पर्सपेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इसे यूज करें। देयर आर थिंग्स, स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट a mathematical concept that help us to organize, summarize and analyze। सब इसी में आएगा ना स्टैटिस्टिक्स। तो ये देयर आर मेनी टू काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हम लोग जानते भी होंगे कुछ लोग। फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैट्स, डिस्क्रिप्टिव, फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, second one is the inferential stats. There are mainly two type of stats. डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स नाम सुना चल रहा है बेटा, डिस्क्राइब करना है ना। जिस स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने डेटा पे डिस्क्राइब कर सको, डेटा को डिस्क्राइब कर सको, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का यूज करके यदि मैं बात करूं कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, तो आप क्लियरली कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स help us to organize our data, organize our data in proper। ये हम बात करते हैं, एग्जाम्पल से बात करूं, गिव एन एग्जाम्पल। लेट्स से आप अपने डेटा का मीन कैलकुलेट करना, मीडियन कैलकुलेट करना, मोड, दीज आर द एग्जांपल। ये कैसे आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा, देखो मैं बताता हूं। जैसे बेटा आपका डेटा का एक, जैसे ये डेटा था हमारा, डेटा का मैंने मीन कैलकुलेट किया, तो मीन क्या होता है, मिड पॉइंट ही तो होता है, पढ़े तो क्या। मीन कहाँ पे होगा, पूरे डेटा का मिड पॉइंट होता है मीन। इस, अब यदि सपोज न्यू डेटा पॉइंट आ रहा है, वट बता रहा है, तो उसको हम बता सकते हैं ना कि ये मीन से इस पर्टिकुलर एरिया से इधर होगा या इधर होगा, ये शुरू। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रहा है। दूसरी चीजें, जब हम डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो ड्रा कर रहे हैं और डेटा का मिड पॉइंट ये आ रहा है, तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि हमारे डेटा का एवरेज पॉइंट ये है और इससे डेटा इतनी इधर है, इतनी इधर पैरेलल, ये सब। इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वी आर सेइंग दैट दिस इज कॉल्ड
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या एक स्पेशल सिस्टम था, या इसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ लोग कहते हैं, गॉसियन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों इसी सिमिलर ही है, नॉर्मल एंड गॉसियन। इसमें स्पेशल थिंग क्या बेटा, ये जो स्पेशल थिंग ये है प्रकाश भैया, ये बेल कर्व को फॉलो करता है, किससे ऑन करो तो भैया, ये बेल कर्व को फॉलो करता है, देखिए ये इट्स फॉलो बेल कर्व बेटा, ये बेल कर्व जैसा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, बेल इट्स फॉलो बेल। देख रहे हो ना, बेल में समझ रहे हो ना, मंदिर में बेल ऐसे होता है ना, बेल बेल जैसा, घंटी जिसे कहते हो बजाने, जो घंटी होती है ना मंदिर में जाते हैं, तो वैसे ही होता है ना, देखो आपको जब आपको टक्कर आता है ऊपर में, वैसे ही तो होते हैं बेल, तो ये बेल कर्व जैसा होता है हमेशा ऐसा देखो। यदि ऐसा है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट आपने ड्रा किया वो कुछ ऐसा यदि फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डन, क्लियर होगा सभी को। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल थिंग ये होता है कि जो उसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को टेक्निकली कहेंगे बेटा सेंट्रल टेंडेंसी, इसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जहां पे भी, सेंट्रल एरिया जहां पे भी है, कि बोथ साइडेड में डेटा इक्वली सेपरेटेड हुआ है, जैसे 50% डेटा इधर है, 50%। This is a specific thing of the distribution. Then next one is the uniform distribution. Uniform distribution कैसा होता है? The type of distribution place से बड़े होते हैं, सीधी वैसे वैसे ब्रेकिंग पैरेलली बढ़ता है, फिर एकदम से गिरते स्लो हो गया, एक बढ़ रहा है और ये पैरेलली जा रहा है, फिर एकदम से ऐसे डाउन हो गया। तो देखो इंक्रीज हुआ, पैरेलली रहा, डाउन होना शुरू हुआ तो एकदम से डाउन हो गया। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जिस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ऐसे आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। समझ पा रहे हो आप या नहीं समझ पा रहे हो, तो इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए नहीं समझ गए? नेक्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने सुना होगा, बाइनोमियल नहीं एक्सपोनेंशियल। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, an idea of exponential distribution? Yes, exponential मतलब suppose करो, let's see this is x, this is our y, let's see this x, this is y, which increase exponentially like this, that is called exponential। आपकी डेटा देखो बेटा इंक्रीज ही हो रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है, that is called exponential distribution। डन। तो तीन तरह के पढ़े हुए अभी तक आप, कौन कौन से, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल। थर्ड नेक्स्ट वन इज द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अपने पेन पेपर पे ड्रा क्यों नहीं कर लेती तुम, वैसे याद होगा बेटा, बताओ, वैसे याद हो जाएगा फिर भी, पेन पेपर पे क्यों नहीं लिख रहे हो, लाए नहीं? बढ़िया बेटा बढ़िया, हमने कल लास्ट क्लास में बता दिया थे बातें आपको। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल, देखो ये नॉर्मल चेंज नहीं है, ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो नॉर्मल तो मैंने बताया था ना कि ऐसे होता है, बिल्कुल बेल कर्व वैसा। ये एक साइड में स्क्यूड बेटा, ये देख रहे हो लग रहा है लेफ्ट साइड में ज्यादा स्क्यूड है, दिख रहा होगा। ये ऐसा भी पॉसिबल है और ये ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे ये अभी लेफ्ट साइड स्क्यूड है, पॉसिबिलिटी है कि राइट साइड स्क्यूड। दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक स्पेशलिटी होती है, मैं बहुत अच्छा ड्रा नहीं कर पाया हूँ, बट फिर भी आपको आइडिया लग रहा होगा, समथिंग ऐसे ही होगा ये। दिस इज कॉल्ड लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ पा रहे हो आप? यदि इसकी इसमें क्या, इसकी स्पेशलिटी क्या है, यदि इस पे बात करें तो कैसा होगा, सुनता हूँ आप एक बार, इसकी स्पेशलिटी क्या है वो मैं आइडिया देता हूँ बेटा। लेट्स से ये सपोज करो ये एज का, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज, ये एज का है। का स्पेशलिटी होता है कि इसमें इंक्रीमेंट करें लॉग, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कन्वर्ट हो जाएगा।
समझ रहे हो? ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है, इम्प्लीमेंट करेंगे लॉ तो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा लॉ। ये इसमें सब क्यों होता है कि व्हाटएवर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहे कैसा भी हो, उसमें जब जैसे ही आपने लॉग इम्प्लीमेंट किया, पूरी की पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट वन इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन इज द बाइनोमियल। बाइनोमियल नाम से पता चल रहा है, बाई मतलब क्या होता है बेटा, टू गेट टू। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा फ्लोटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन फ्लोट है जिसमें एक साथ टू लेयर की व्यू लिख सकते हो आप, मतलब एक वन व्यू में टू लेयर के डेटा को व्यू कर सकते हो। जैसे कि लेट्स सी, सपोज करो मैंने हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो, सपोज लेट्स सी 0.6 है। हेड और टेल जानते हो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी लेट्स सी 0.6 है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी जनरली क्या होगा, 1 - p, है ना? तो हमेशा देखो पी वट एवर रही होगी, की वैल्यू होती है 1 - बट जनरली ऐसा नहीं होता क्योंकि हेड और टेल इक्वल आने के चांसेस है, तो 0.5 होना चाहिए टेक्निकली। बट मैं एक जस्ट एग्जांपल के लिए ऐसे लिख रखा हूँ 0.4 होगा, है ना? क्लियर ही होगा। तो देखो यदि इस दोनों के बिहार पर यदि डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ड्रा करें, इट लुक लाइक समथिंग दिस। देखो पी की वैल्यू लिखो तो पी 0.6। देखो क्या, तो ये एक ही प्लॉट में दोनों तरह के डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ड्रा हो रहे नहीं हो रहे, बताओ। आपको यहाँ पे पी की वैल्यू दिख रही है और यहाँ पे क्यू की वैल्यू दिख रही है सब एक सिंगल व्यू। बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट थे वो एक टाइम में एक ही व्यू को दिखा पा रहे थे, बट एक साथ यहाँ पे दो व्यू को दिखा रहा है। लेट्स से फिर से आपने दूसरे इवेंट को अगेन से एक और इवेंट करूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी सपोज करो पी की वैल्यू है वट रही हूँ, सपोज करो पी की वैल्यू है 0.3, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 0.7 - p। तो ये हो गया बेटा आपका पी 0.3 लेट्स सी, और क्यू हो गया 0. समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा P1, ये हो गया 1 1। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया नहीं यहाँ पर भी? नेक्स्ट वन बेटा पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। पैरेटो, पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है अभिषेक, तुम बताओ कितनी बार बैच ले। पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन को लाइक इंटरव्यू का समझ लो, क्वेश्चन आंसर का इंटरव्यू भी है, आपके पास वही है। तो पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इंटरव्यू में पूछा जाए हाउ पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन लुक लाइक, तो कोई बताइए। तो पढ़े होंगे आप लोग 9 10 में। ऐसा होता है बेटा, देखो ऐसा, ऐसा बिल्कुल ऐसा दिखेगा। इसका बहुत अच्छा आप रियल लाइफ में इसका यूज है, बहुत अच्छा यूज है। इट्स फॉलो 80 20 रूल, इट्स फॉलो 80 20%। इसका क्या सेंस बनता है बेटा बताता हूँ। 80% डेटा इस एरिया में है और 20% डेटा इस एरिया में। ये किस तरह की फ्लोटिंग, किस तरह की डेटा पे ऐसी ड्रा होगी बताओ? किस तरह की डेटा, आपकी जो सैलरी है ना बेटा, आपकी जो सैलरी है, सैलरी को पूरे मंथ वाइज यदि देखोगे ना कि वो स्पेंड कैसे हो रहा है, तो स्टार्टिंग में जब मंथ के फर्स्ट को सैलरी इतनी होती है हमारी, जितना अकाउंट में सैलरी आई, खर्च होना शुरू हुई डाउन 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 डाउन। कुछ लोगों के 20% बच जाते हैं, कुछ लोगों के 20% -20% बच जाते हैं। नहीं, कुछ लोग बिल्कुल ऐसे समझा, मेरी समझ में आ रहा है? दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो बताओ? जेई मेंस के पेपर होते हैं, उसमें पेपर में पास लग पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट के भी यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पास, हाउ नंबर ऑफ परसेंटेज फेल, कैसे डिसाइड करोगे? देखो ऐसे 80% बच्चे बेचारे क्या हो जाते हैं, फेल। और ओनली 20% जो लोग होते हैं क्या होते हैं, पास। 20% भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, इतना भी नहीं होते। नहीं, 15 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म करते हैं, 1.5 लाख की सिलेक्शन। तो मैं समझ पा रहे होंगे क्या? या फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है,
जैसे कि किसी प्रोजेक्ट कंपनी में जब आप काम कर रहे होगे तो आपको पता होगा ये चीजें। एक प्रोजेक्ट में लोग 80% लोग सिर्फ उसको नाम काउंट कराने के लिए होते हैं, 20% के लोग मेन काम करते हैं, है ना। जैसे क्लासरूम में भी बात कर लो तो 80% बच्चे बस क्लास दे रहे हैं, 20% पढ़ रहे हैं। क्या ये समझ में आया पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन? ये बहुत पॉपुलर है, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, इसका यूज केस पूछा जाता है कि गिवन एग्जाम का, तो आपको ये बताना होगा, है ना। डन, सबको समझ में आया? समझ में आया बेटा ये पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। एक और होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये पढ़ के आना हो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ये आपका टास्क है, ये मैं नहीं बता, ये आपको खुद से समझना है, इसके बारे में पढ़ना है, क्या आपने कल पढ़ा, फिर आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या आया, मुझे कल आप आइडिया दें। खुद से इस पे रिसर्च कर लिया, मुझे बता दें एंड ऑफ द क्लास कि आपने इसमें क्या फाइंड आउट किया, व्हाट यू गेट आफ्टर फिनिशिंग, ठीक है। आगे बढ़ो जहां तक। ये था बेटा हमारा, किसकी बात में कर रहा था अभी तक, किसकी बात, ये सारे किसके पार्ट है, ये सारे के सारे जो भी अभी आपको पढ़ा रहा है, दैट ऑल आर पार्ट्स ऑफ, दैट आर एग्जांपल ऑफ स्क्रिप्टिव स्टेट्स। नाउ वी मूव ऑन इन द पार्ट दैट इज व्हाट इन्फ्लुएंस। यही पढ़ना है बेटा, यही बैकबोन है। मैं पढ़ना क्या, इन्फ्लुएंशियल, ये तो बस इजी था, हो गया खत्म। आपको जो मेन पढ़ना है ना, उसको आपको मेन टाइम लगेगा पढ़ने, बैकबोन इज द इन्फ्लुएंस, इसी को पढ़ना है। फिर क्लास से रेडी होके आ रहे हैं। क्या फ्लो, फ्लो इस और भी होते हैं ना, बट ये रूल्स इस जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं ना, इन सबों में कुछ ना कुछ आपको मैथमेटिक्स चीज मिलेगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग बताते चलूंगा कि जब आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे तो उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये फॉलो कर रहा हो तो क्या उसका सेंस बनता है, पढ़ते चले जाएंगे। देखो देखो, बात पे ना करें, बात मत करो अभिषेक। Now we move on another part that is called inferential। अभी मुझे पता होगा कर देना, बताएंगे कैसे तोड़ा जाता है। ये सब पे मत डरा करो भाई, तुम्हारी जॉब शुरू एग्रीमेंट। अरे कुछ ना जाने जैसे कोई बात नहीं थी, कंपनी इतनी लीगल कहीं नहीं है, क्योंकि वो इतनी पर है तो पूरी कौन सा से चली जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां तो इतनी ध्यान नहीं देती, क्या नहीं देती। आप पूरी सारी कंपनियां ज्यादा नहीं करती, कुछ कुछ कंपनियां हैं जो इस पे काम करती हैं, बहुत सारी कंपनियां जो, और वही कंपनियां करती हैं जो गवर्नमेंट, मतलब सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ टच, मतलब टच है। बाकी कंपनियों को गवर्नमेंट से क्यों, मतलब इस सारी चीजों में तो क्यों कोर्ट कचहरी दौड़ेगी। अब बीच में चले गए उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट के दूसरा मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि आप पीछे बस सुंदर भी चाहिए, मिलेंगे नहीं सुंदर दूसरे। पर पीछे 10 बैठे हैं, आप हटो दूसरा, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर ही अपने मामा के भांजे के बेटे को लेके आना है, तो परेशान होने की कोई पूछेगा भी नहीं, चला जाए, कोई कुछ नहीं कहेगा, ऐसा मत डरा करो। हाँ कहा देना साइन कर, बस ओरिजिनल सर्टिफिकेट मत जमा। हाँ सब करना, बस एक चीज का ध्यान रखना कि अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत देना। और टेन टाइम क्यों ना हो, बड़े आराम से खाते हैं, हाँ बड़े आराम से खाते हैं। हाँ कॉपी का क्या करेंगे, कॉपी ले लो। हाँ एग्रीमेंट, जिस कंपनी में एग्रीमेंट होता है ना, उस कंपनी आपकी डॉक्यूमेंट रखती है एक, हाँ भैया एक मांगती है, 2 साल बाद आपसे मांगता हूँ। बात ना कर, देखो इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स की बात करें, बात देखो, दिस स्टैटिस्टिक्स टेक्निक, इन दिस स्टैटिस्टिक्स टेक्निक लिख लो,
in this statistic technique, this stats concept we pass the data पैरामीटर, अपने पूरी के पूरे डेटा को आप पास करोगे इस स्टैटिस्टिकल टेक्निक के अंदर, एंड वी गेट और स्टैटिस्टिकल वैल्यू। देखो जो मैं वो बता रहा हूँ जो आपको करना पड़ेगा, है ना। ये आप विकिपीडिया वगैरह में घूमोगे तो बहुत सारी डेफिनेशन होगी, लंबा चौड़ा होने वाली लिख रहा हूँ। वी गेट अ स्टैटिस्टिकल वैल्यू, behalf of that one we take a decision, behalf of that one comes on conclusion, या we get या we find a conclusion, we find a conclusion। ये समझाना चाह रहा हूँ स्टैटिस्टिक क्या है, जस्ट इन्फ्रेंशियल स्टैट्स क्या है आपका, एक जस्ट टाइप की टेक्निक है। टेक्निक है ये जस्ट टाइप के इन्फ्रेंशियल स्टैट्स जो है टेक्निक हुआ, जिसमें हमने क्या किया, पूरी की पूरी डेटा को पास कर दिया, पूरी की पूरी हमारी डेटा यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, स्टैटिस्टिकल एंड ऑफ द मेल हमें क्या मिलेगा, वैल्यू। उस वैल्यू को भी हम डिसाइड करेंगे तो बात है ना। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में क्या होगा कि पूरी की पूरी आप डेटा को पास करेंगे, उस डेटा के बिहाफ पे और उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें एक सिंगल वैल्यू जनरेट होगी, स्टैटिस्टिकल वैल्यू। मोर देन वन भी हो सकती है, बट उस बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें। इसके एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टेट्स देयर आर लॉट्स ऑफ, जैसे कि आपने सुना होगा जेड स्कोर, पढ़ेंगे सभी को, जेड स्कोर, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, सबको परफॉर्म करने में पूरी डेटा का यूज होगा, हमें एक सिंगल रिजल्ट मिलेगा, है ना। एफ टेस्ट और ये स्क्वायर टेस्ट, ये आपके सिलेबस से बहुत सारी चीजें हटा दी गई है। और स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट, और इन सभी को हम एक सिंपल वर्ड में कर सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्ट, ये सबको आपको पढ़ना, हाइपोथेसिस टेस्ट यही होते हैं हमारे। समझ में आया हम सभी को, इतनी चीजें समझ में आई, ये सब चीजें हमें पढ़ना है। तो अब मैं आता हूँ, ये सब पढ़ने के लिए, ये सब चीजों को हमें लर्न करने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल की रिक्वायरमेंट है, वो हम पहले पढ़ लें फिर हम चलें। वैसे आता होगा सबको, बट फिर भी मैं एक बार रिकैप दे दूं। व्हाट इज द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है बताओ, व्हाट इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से आप क्या समझते हो, पॉपुलेशन से क्या समझते हो, खुद भी आप बताओ, व्हाट इज द पॉपुलेशन। देखो बेटा, स्टैटिस्टिक में पॉपुलेशन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जब भी एन लिखा होगा कैपिटल, मतलब क्या समझिए, पॉपुलेशन मतलब इंटायर ग्रुप, जैसे हम सभी को मिला के क्या एक पॉपुलेशन, पूरे इंटायर इंडिया को मिला दो सभी लोगों को तो क्या बन गया, है ना, कैपिटल है। ये ध्यान रखना, ये स्मॉल नहीं लिख सकते। हाँ, इंटायर मेंबर या कलेक्शन ऑफ इंटायर मेंबर, ग्रुप ऑफ एंटायर मेंबर, ग्रुप करने ठीक नहीं रहेगा बेटा, कलेक्शन करो, क्योंकि ग्रुप तो एक मल्टीपल हो सकता है। कलेक्शन ऑफ एंटायर मेंबर्स, जितने भी हैं सभी एंटायर मेंबर्स ऑफ ऑफ ग्रुप या कम्युनिटी या रिलीजन, वट एवर कॉल्ड पॉपुलेशन ना। लेट्स सी, ये पूरी इंडिया है, पूरी इंडिया के जितने भी लोग हैं, मेल फीमेल, जितने भी रिलीजन हैं सभी को मिला दो, मिक्सचर कर दो, जो पूरा जो बन रही है हमारे पास, जो पूरी इंटायर लोग बन रहे हैं, जो इंटायर ग्रुप जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ये पूरी की पूरी लोग क्या होगा, पॉपुलेशन। इसको कैसे डिनोट करोगे, कैपिटल। अब इसमें से कुछ लोगों को हमने सेलेक्ट, जैसे कोविड के टाइम में आपको याद होगा, वैक्सीनेशन करने के लिए अलग अलग ग्रुप से लोगों को सिलेक्ट किया गया था, पहले कोविड की वैक्सीनेशन टेस्ट करने किया गया था ना, तो दैट इज कॉल्ड सैंपल। इसमें से कुछ लोगों को हमने अलग किया, दैट इज कॉल्ड। समझ में आ रहा है, सैंपल में से डिनोट करेंगे स्मॉल है। व्हाट इज द सिंपल बताओ, व्हाट इज द सिंपल, सम पार्ट ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हैं, डेफिनेशन, दैट इज द परफेक्ट डेफिनेशन, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। अब एक क्वेश्चन मिला है, देखिए, जैसे देखो देखो क्या सब लोग
जैसे आप सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, तो सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई व्यू होना चाहिए ना, कोई ना कोई रूल्स होने चाहिए ना। जैसे कि मेरा कहने का सेंस है कि जैसे हमें सपोज करो क्रिकेट टीम बनानी है, क्रिकेट टीम बनाने के लिए हमको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा ना। जैसे क्रिकेट में क्रिकेट प्लेयर ढूंढ लेते हैं, तो क्लासरूम में आप सभी कुछ डायरेक्टली सेलेक्ट कर दिया, ऐसे कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो सैंपल सेलेक्ट यदि आप कोई रूल नहीं फॉलो कर रहे हो, तो क्या ये कैसे भी जाएगा कि कितने परसेंट वैलिड है, कितने परसेंट इनवैलिड है, कोई नहीं बता पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कितने परसेंट वैलिड है, कितने परसेंट इनवैलिड है, इसकी सिक्योरिटी कोई कैसे बता पाएगा, है ना। इसके लिए मुझे सैम्पलिंग टेक्निक फॉलो करना पड़ता है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, वो मैं डिस्कस करूंगा। इस सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए बेसिकली हमें कुछ टूल, सपोज करो मुझे डेटा इंजीनियर आपको फाइंड आउट करनी है, तो डेटा इंजीनियर के लिए आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा ना, इसमें किसी को उठा लोगे आप। और किसी को यदि आप पिक कर रहे हो सैंपल, हो सकता है आपका सैंपल अनफेयर, लोग उस पर भरोसा ना करें, या आपकी जो रिजल्ट जिस पर्पज से सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हो उस वो पर्पज आपको फुलफिल हो, पॉसिबिलिटी है। ये सॉल्यूशन बताओ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू फॉलो सम ऑफ द। तो हम अभी जो पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ने वाले हैं। हाउ मेनी सैम्पलिंग टेक्निक भी है, देखो मल्टीपल होता है बट हम मेजर जो है वो पढ़ेंगे सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक का यूज क्या बताओ? सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ने का मतलब ये हुआ हमारे पास कि हाउ मेनी सैम्पल सैंपल वी हैव, कितने सैंपल हमारे पास पूरे आइडिया है। वॉच कनेक्ट नहीं होता लेकिन मैच भी बताने लग जा रहा है। बैग में पता नहीं कौन सा है। तो हम पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग। तो फर्स्ट सैम्पलिंग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नाम से पता चल रहा है बेटा, रैंडम मतलब क्या होता है? देयर इज नो एनी स्पेशलाइजेशन, सभी को। तो ये सैम्पलिंग टेक्निक में क्या करते हैं हम? इन दिस सैम्पलिंग टेक्निक वी जस्ट ईच पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स सैंपल ईच जितने पॉपुलेशन पार्टिसिपेंट्स ईच पार्टिसिपेंट्स have equal chance have equal chance being selection being selection। हर एक पार्टिसिपेंट का इक्वल चांसेस लगता है, रूल्स नहीं है इसमें। नेट चल रहा है, नेट नेट इंटरनेट वाइफ से कनेक्ट करके देखो अपने फोन से, लैपटॉप से चला के देख लो। कौन सा वाला भैया? ये गुड़गांव वाले का होगा ना, अंकित वाले का कैसे? उसकी तो पासवर्ड है पता आपको? कौन से वाला का, सबका देखना भैया किसका देखना? यहाँ तो समझ में आया आपको? तो इसमें क्या होता है कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं बेटा, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको इक्वल चांस है सिलेक्शन का। मतलब आप गए और रैंडमली आपने पिक किया, जैसे मुझे क्रिकेट टीम बनानी थी, तो रैंडमली हमने क्या किया, 22 लोगों को सिलेक्ट, रैंडमली पूरी क्लास। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम। समझ पा रहे हो आप? सिंपल रैंडम से मतलब कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, बस हम किसी भी पर्पस के लिए रैंडमली मतलब नहीं, ये स्मॉल ए नहीं होगा ना, है तो सिंपल ही ना, तो स्मॉल ए नहीं।
सिंपल रैंडम सैंपलिंग मतलब आप सैंपल ही तो सेलेक्ट कर दो, उसको शेड्यूल करके स्मॉल एल्स। क्या यहाँ पे समझ पाए? दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सेकंड वन, सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग। देखो इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकता है मुझे बताओ उस बात में। सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग? क्रिकेट टीम बनाना था, फुटबॉल प्लेयर को आप बोल सेलेक्ट कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंपल। इसी का डिसएडवांटेज क्या कि हमें जैसा चाहिए था सिंपल वैसा नहीं समझे। जैसे कि सपोज हमें क्रिकेट टीम बनानी थी, तो क्रिकेट टीम में हमने तो पहले ये पूछना चाहिए था ना कि कितने लोग क्रिकेट मतलब कौन कौन लोग क्रिकेट खेलता है। पहले तो ये पता नहीं था, या फिर ये हो सकता था कि वो पर्सन डिजेबल है, आंखों से डिजेबल है, दौड़ नहीं पाता, पॉसिबिलिटीज है कि आपने कुछ किया नहीं, बस आपने सभी को वर्बली सेलेक्ट। तो दैट वन इज दैट वन इज द डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक ऑफ सिंपल रैंडम। यस और नो? तो इस तरह के, बट इसको कहाँ कहाँ कर सकते हो, सो यदि बात करें इसकी कहाँ पे करना इसका बेटर रहेगा एग्जाम्पल के साथ, जहाँ पे इसको करना बेटर होगा हमारे लिए। जैसे आपको वोटिंग की एग्जैक्ट पोल बतानी, एग्जैक्ट पोल की, तो उसमें ये बहुत बेटर रहेगा। जैसे आप किसी बूथ सेंटर पे चले गए और बूथ सेंटर पे जितने भी लोग बैठे हैं उनसे आपने बात की और यहाँ पे आप जजमेंट कर रहे हो कि यहाँ पे इस पार्टी की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इस पार्टी का चांसेस ज्यादा है। जो इसके बाद जो लोग ज्यादा बोल रहे हैं मतलब वो उस पार्टी का चांसेस ज्यादा जीतने नहीं। तो इस तरह के सिनेरियो में सिंपल रैंडम, या फिर आपको ड्रग एडिक्शन चेक करना है, वी वांट टू चेक द ड्रग एडिक्शन, ड्रग ड्रग टेस्ट करनी है, तो ड्रग टेस्ट में भी ये बेटर वर्क करेगा। ड्रग टेस्ट समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ड्रग टेस्ट के बाद ड्रग टेस्ट समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे आपको सपोज इंटायर दिल्ली एनसीआर बताना था कि कितने परसेंट लोग ड्रग पे एडिक्टेड है, कितने लोग हो गया है ना ड्रग, तो इससे हम इससे कनेक्ट करो फिर उससे करो। कैसे पता कि कनेक्टेड है? कुछ फोन करो फिर बीटेक मतलब बोर्ड है ये? बच्चे में भरोसा नहीं करते। मैं तो कह रहा हूँ मतलब बहुत लेट है क्लास का। देखो ये हमारा रिपोर्टर है, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट वन इज द सिक्स रैंडम सेलेक्शन, बढ़िए। नेक्स्ट वन इज द सिंपल रैंडम सैंपलिंग करना क्या इसके बाद ड्रग टेस्ट करते हैं। तो ड्रग टेस्ट में सिंपल रैंडम सैंपलिंग करना बेटर होगा या नहीं, सोचो जरा। क्या दिल्ली एनसीआर मुझे चेक करना था कि हाउ मेनी पर्सन आर ड्रग एडिक्टेड, हाउ मेनी पर्सन आर ड्रग, कैसे चेक करोगे बताओ? क्या पॉसिबल है पूरे दिल्ली एनसीआर में जितने भी घर है सभी में विजिट करो, सबसे पूछो भाई साहब ड्रग लेते हो? पॉसिबल है नहीं। तो कोई ऐसी कॉमन प्लेस पे चले जाओ जैसे कि सीपी हो गया, उसमें सभी दिल्ली पूरे दिल्ली एनसीआर के लोग एक बार विजिट करते सप्ताह में, पूरे वीक की डेटा कलेक्ट करो तो आपको पूरे वीक पूरे इंटायर दिल्ली एनसीआर के लोगों का पता अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। और वहां पे ड्रग टेस्ट करोगे तो कोई एज के बिहार पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है यंग, टीनेजर, ओल्डर, सीनियर सिटीजन वट एवर सभी लोग ड्रग ले रहे हैं। उसकी कोई सीरियसली नहीं, कोई देख कोई वो थोड़ी है जिसकी जो मर्जी, तो आप रैंडमली किसी को भी select- तो आपने किसी भी पर्सन पर्टिकुलर पर्सन को आपने टेस्ट किया और उसमें आपने फाइंड आउट किया कि ड्रग है या नहीं है।
ड्रग एडिक्टेड, ड्रग पर्टिकुलर पर्सन ने दे रखा नहीं ले रखा, तो उस भी आप कंक्लूजन दे देंगे कि 80% ऑफ ड्रग एडिक्टेड है, 80% ऑफ ड्रग्स। ये सुन लो, क्लियरली बता सकते हैं। तो इस तरह के सिनेरियो में आप क्या यूज करो बताओ, सिंपल है। क्या आप समझ पा रहे हैं इसको? थिंक करो, माइंड में रटो मत, सोचो ऐसे। अच्छा एक चीज बताओ, दिल्ली एनसीआर में ड्रग चेक चेक करना था, एमजी रोड में जाके डेटा कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा सही? क्यों सही नहीं होगा, पूरी बताना। क्योंकि सैंपल करने का, सैंपलिंग का लोकेशन सही नहीं है। जहां पे डेटा आ रहा है वो इसके रिलेवेंट डेटा नहीं आ रहा है, किसी और स्ट्रक्चर में आ रहा है। समझो पॉइंट को। तो जिस तरह की पर्पस को फुलफिल करने के लिए आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, उस तरह के पर्पस को फुलफिल होने के अकॉर्डिंग डेटा आपके पास आनी चाहिए। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं कि आप सदर बाजार जाके लोगों को कि यहाँ भीड़ बहुत होती है यहाँ से कर ले, जहाँ पे उस रिलेवेंट डेटा डाटा है। जैसे मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा था, मैं गुड़गांव की बात नहीं कर रहा था। गुड़गांव की बात कर रहे थे तब यहाँ पे रिलेवेंट हो सकता है। मैं आपको दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा था, तो उसी मेरे में ऐसी बड़ी बात करनी पड़ेगी ना हमें। ये सब मेरी बात सबको पकड़ समझ आ रही है? तो दिस इज द थिंग्स अबाउट सिंपल रैंडम। समझ में आया? तो बहुत बेटर भी है, बट आप यदि गलत तरीके से इसका यूज करोगे तो आपको कंक्लूजन गलत देगा। ये सुन लो। तो नेक्स्ट वन इज, क्योंकि देख सकते हैं हम सैंपल पे ही काम कर सकते हैं, पॉपुलेशन पे काम नहीं कर सकते। पॉपुलेशन कहाँ से इतनी बड़ी डेटा कहाँ ला पाओगे, पॉसिबिलिटी भी नहीं है और रिसोर्स भी नहीं है, या फिर उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, ये भी हो सकता है। ये सुन लो, इंडिया की जो लिटरेसी रेट है आपको क्या लगता है, हर एक मतलब पॉसिबल है क्या हर एक घर में? अरे वो तो एक जस्ट इंडिविजुअल, ये गवर्नमेंट जो है वो बना देती है कि हर विलेज में जाओ और हर लोगों को फाइल करो। बट क्या हर पूरे विलेज में हर एक इंडिविजुअल पर्सन को अपने रिकॉर्ड दे ही देते? कुछ लोग तो नहीं बताते, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग से हाँ। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट वन इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बाद जो नेक्स्ट है हमारा, दैट वन इज द, देखो इसकी जो ड्रॉबैक थी ना, इस ड्रॉबैक को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया, नहीं एक अनदर टेक्निक यूज किया, दैट वन इज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड क्या करते हैं, पहले पहले नन ओवरलैपिंग क्रिएट करते हैं, इन विच दिस टेक्निक, दिस सैम्पलिंग टेक्निक, लिख देता हूँ, इन दिस सैम्पलिंग टेक्निक, टेक्निक क्रिएट नन ओवरलैपिंग। Half of that, half of that group, select us। नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप कितने लोगों को पता है, व्हाट इज नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप? ये हमारा पॉपुलेशन था, लेट्स सी हमारा पॉपुलेशन। नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप किसी का तो बताओ, व्हाट इज नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप बेटा बताओ। नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप का मतलब ये होता है, वेरी गुड कमलेश, जैसे हमने ग्रुप जी 1, ग्रुप जी 2, ग्रुप जी 3 इससे बनाया होता है, ये ग्रुप हमने बनाया इस डेटा के हिसाब से। तो ग्रुप जी 1 में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं किसी भी तरह से जी 2 में लाइन नहीं चलेगी। जी 2 पे जो है वो किसी मतलब एक दूसरे में कोई भी सैंपल कॉमन ना हो, यदि ऐसी सैंपलिंग हो रही तो दैट इज कॉल्ड नल। समझ पा रहे हो आप या नहीं पा रहे हो? अच्छा ये ऐसा नहीं कि आज नहीं कर रहे हैं तो कल लाई कर ले जाए, फ्यूचर में भी ना करिए, सोचना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड नॉन ओवरलैपिंग। जैसे कि एग्जांपल से बात करूं, क्या मैं आप बताओ डेजिग्नेशन के भी यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप बना सकते हैं? हमारे पास डेटा थी, जैसे पर्सन का यूजर नेम था, आईडी था, डेजिग्नेशन था, एज था, हाइट था, वेट था, तो क्या डेजिग्नेशन के भी यहाँ पे हम नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप बना सकते हैं? लेट्स सी कि हमारे पास थे, वी हैव अ सम ऑफ डॉक्टर्स, some of chartered accountants, some of engineers, and some of drivers we have। तो क्या इस भी यहाँ पे हम नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप बना सकते हैं बताइए? क्या इस भी यहाँ पे बना सकते हैं अपन भी, सब लोग बताओ, क्या इस भी यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप बन सकता है? बताओ, ये बन सकता होगी, कैसे बताओ कमलेश? देखो डॉक्टर का तो पता है कि डॉक्टर ही रहेगा, सीए का पता है वो सीए, बट एक इंजीनियर का पता नहीं है, वो कुछ भी इधर भी बन सकता है इधर, और इधर तो बाई डिफॉल्ट उसका नेचर ही होता है, ये तो हो सकता है इसी पे काम कर रहा होगा।
नहीं, तो नॉन ओवरलैपिंग नहीं बन सकता ना, समझ पा रही नहीं पा रही हो आप? क्या नहीं आया? ये तो सबसे सिंपल था बेटा, ये नहीं उसमें। अरे मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास एक डेटा था, देखो लेट्स सी कि आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा था बेटा, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास उन लोग का एज था, उनकी डेजिग्नेशन थी, हाइट था, वेट था, इसमें मुझे नन ओवरलैपिंग, नन ओवरलैपिंग ग्रुप, नन ओवरलैपिंग ग्रुप बना। ग्रुप मतलब क्या होता है? ग्रुप मतलब क्या बताओ एक बार अपने, मतलब ग्रुप क्या होता है? इसमें मुझे हम लोग ग्रुप बनाएंगे, इसमें कितने एक दो बार नहीं होनी चाहिए। पार्टिसिपेंट्स मतलब एक ग्रुप के अंदर 50 लाख पार्टिसिपेंट हो सकता है, दूसरे के अंदर 50 भी हो सकता है। ये मैटर नहीं करता कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने, ग्रुप यूनिक होनी चाहिए। हाँ, तो जैसे हम लोग हैं तो मेल फीमेल भी हमें बना सकते हो ना, तब मेल के अंदर 5 हो सकते हैं, फीमेल के अंदर एक हो भी फिलहाल। तो ये फीमेल वाले मेल में लाइन नहीं कर सकते, मेल वाले किसी भी केस में फीमेल में लाइन, इसे कहते हैं ग्रुपिंग। ये नहीं कहते दो दो का ग्रुप, उसे ग्रुपिंग नहीं कहते बेटा, उसे कहते हैं सेगमेंटेशन, क्लस्टर की बना दिया हमने इतना। वो ग्रुपिंग बचपन में वो बात अब नहीं समझी चाहिए। तो ये समझिए, अब आप समझे। अब ये वाली एग्जांपल में समझ में क्या करना चाह रहा हूँ, कि डॉक्टर वाले ग्रुप डॉक्टर हो सकता है, सीए वाले सीए हो सकते हैं, बट इंजीनियर कुछ भी बन सकता है इन फ्यूचर में, या डॉक्टर को इन फ्यूचर में इंटरेस्ट आया तो डॉक्टर इंजीनियर की तरफ। हाँ, बट एक पर्सन बन सकता है ना, मतलब जस्ट उसकी उसकी जस्ट आईक्यू लेवल पे है, या उसकी उस पे ऐसा तो इंडिया में है नहीं कोई डॉक्टर तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर सकता, या इंजीनियर का डॉक्टर जिसको जो मर्जी कर सकता। अब देखिए होगा बहुत सारे लोग, या आप बी अम्बेडकर हैं, या बहुत सारे एग्जाम्पल है, राजेंद्र प्रसाद है, बहुत सारे लोगों ने कितनी दो तीन जब दो तीन सब्जेक्ट से पीएचडी कर रखी है, दो तीन सब्जेक्ट से एमए कर रखा है लोगों ने। पहले के लोग आप यदि देखो, हमारे दादाजी वगैरह जो एज के लोग थे, आप यदि बात करो तो दो तीन सब्जेक्ट से लोग एमए करते थे पहले, इंग्लिश से, ज्योग्राफी से भी, फिर वो मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट से कर रहे थे। अब तो हमारे अब भी हमारा टाइम आ गया कि एक किसी एक सब्जेक्ट से बढ़ कर लेते हैं। पहले के लोग के पास टाइम भी हुआ करता था, फिर उनके पास उतनी उस लेवल की आईक्यू लेवल भी हुआ करती थी, ऐसे कर सकते थे वो चीजों को कवर करते थे। जैसे स्पेशली टीचर की बात करूं, टीचर को यदि आप देखो ना, किसी टीचर को तो बड़े शांत होते हैं, और उनके पास जो स्कूल गवर्नमेंट टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल या मिडिल स्कूल की बात करो, तो उनके पास देखोगे कि तो डिग्री बहुत होती है, मोर देन वन सब्जेक्ट वो एमए मिलेंगे, मोर देन वन सब्जेक्ट वो बीएड मिल सकते हैं। और ये रियलिटी है, ये फेक नहीं है, सच में उनका हो सकता है। सो उन्होंने 3 साल में बीएड किया, फिर 3 साल बाद दूसरे में इन्वॉल्वमेंट मिली, ये सुन लो। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम ये किए फिर ये किए। अब देखिए कि बहुत सारे लोग बीटेक करके बीए करने लग जाते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग बीटेक कर लिए, नहीं कुछ हो रहा है, चलो ना वो नर्स वाला बायो इन्फॉर्मेटिक बायो बायो ले लो, नर्स वर्स बन जाएंगे। नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। इसको किसी ने बताया भाई साहब, किसी किसी की रिलेटिव चाचा वाचा गवर्नमेंट जॉब में है, या कोई पेरेंट होंगे, वो कहे कि बायोलॉजी से रहता ना तुम्हारी सी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो सरकारी अस्पताल है ना, इसमें तुम्हारी डॉक्टरी का मैं लगवा देता हूँ। बच्चे के दिमाग में ऐसा कोई बात नहीं, अभी से शुरू कर। बायोटेक कंप्लीट किया तब तक एमएलए चेंज हो गए भाई साहब, हार गए। तो अब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी गया, 4 साल भी गया, बच्चा अब दिमाग खराब किया लोग। हमने तो इसमें सी सी प्लस प्लस पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे थे क्लोरो फ्लोरोकार्बन, नहीं मोनो से कई कुछ पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ ये सब। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले, देखो ये स्ट्रेटिफाइड है, इसमें क्या करते हैं बेटा, हम पहले ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप के बिहाफ पे जैसे देखो हमें सपोज करो मैं क्रिकेट टीम प्लेयर चूज कर लूँ, तो पहले मैं चूज करना पड़ेगा ना कितने लोग क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं, उसमें कितने लोग बॉलर हैं, कितने लोग बैट्समैन हैं, कितने लोग फील्डर हैं, सभी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम जज करेंगे कितने लोगों को अपनी बैटिंग के लिए रखना है, कितने लोगों को फील्डिंग पर्पज से रखना है, कितने लोग बैट्समैन हो सकते हैं, ये सुनो इस तरह के पर्पज को फुलफिल, ये बट हो सकता है इसमें नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप की पॉसिबिलिटी है कि ओवरलैप कर दे। जैसे कभी देखो, जैसे जैसे धोनी की बात करूँ, कीपर ही बहुत अच्छे है, मैं एम एस धोनी जो है कीपर ही बहुत अच्छा है आईपीएल वो, बैट्समैन बहुत अच्छे लेवल के। विराट कोहली की बात करूँ तो देयर आर सम पर्सन जो मोर देन वन हो सकते हैं। बट ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपको बात की जाए स्ट्रिक्टली स्ट्रेटिफाइड सेटलिंग करनी है, तो उस पर्टिकुलर के बिहाफ पे करो जिसमें नॉन ओवरलैपिंग होने के चांस बिल्कुल। समझ गया नहीं समझ गया? तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ नैनो लैपिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रैटिफाइड। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट मीन कॉल्ड
कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस, नाम से पता चल रहा है हम अपने सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए कुछ कन्वीनियंस सेट बनाते हैं, मतलब in which we in which we set some of the criteria behalf of that one। हम इस सबका नोट्स आपको भेज देंगे, उसमें लिख रहा हूँ ताकि आप इसमें पिक्चर बन जाए। behalf of that one we select the symbol, है ना। जैसे लेट्स से मैं ये बताना चाह रहा हूँ स्मॉल है, लेट्स से कि मैंने एग्जाम्पल में ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज दैट हमने मेरे पास एक पॉपुलेशन था और मुझे कन्वीनियंस सैम्पलिंग करनी थी। जैसे मुझे सपोज दैट अभी जस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल बताऊँ, यदि आज के एग्जाम्पल की अकॉर्डिंग बात करूँ, जैसे कंपनी आ रही है डेटा एनालिटिक के लिए आई है, तो डेटा एनालिटिक के लिए उसने क्या क्या सेट कर रखा होगा कि पाइथन आना चाहिए पर्सन को, एक कैंडिडेट को माइस्क्ल आना चाहिए, पावर बीआई तो आता ही होगा, टैबलो की थोड़ी बहुत आइडिया होगी, एक्सेल तो आता ही होगी, ये सारी चीजें उसके अंदर फुलफिल कर रहा है। उसके अंदर उसकी वो लेवल भी चेक कर रहा है, आईक्यू लेवल इतना है, इसमें इतना है, इसमें तो एज ए डीएम सिलेक्ट। नहीं, ये सुनो, इसमें सेट ऑफ जैसे या फिर गवर्नमेंट पेपर एग्जाम देते हो आप, जैसे इंडियन नेवी की होती है, तो होता है ना कि टेंथ में इतना परसेंट होना चाहिए, ट्वेल्थ में इतना चाहिए, हाइट इतना फिट चाहिए, वेट इतना चाहिए, तब आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये यदि आपके अंदर फुलफिल, ये यदि आप फुलफिल कर पा रहे हो तो आप सिंपल हो, नहीं फुलफिल कर रहे हो आप सिंपल हो पा रहे हो। समझ पा रहे नहीं पा रहे? दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैंपलिंग। समझ में आया हम सभी को? नेक्स्ट वन इज द कन्वीनियंस सैंपलिंग के बाद नेक्स्ट जो बताओ, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ये सोचना है। अब देखो स्टैटिस्टिक्स जो है ना बेटा, रटना नहीं, ये थिंकिंग है। ये पूरी की पूरी डिपेंड किस पे करती है? आपकी थिंकिंग लेवल पे, है ना। सिस्टमैटिक सैंपलिंग किसे कहेंगे? कोई आइडिया दे सकते हो तो बताओ, व्हाट इज सिस्टमैटिक? नाम से पता चल रहा है, we define some of system, we define some of the system, yes, set of is we define strictly set of system, is select system। सिस्टमैटिक सैंपलिंग जैसे जस्ट एक एग्जांपल दूं कि आपको, जैसे आपको किसी भी चीज का रिव्यू लेना था, जैसे लेट्स से रिव्यू लेना था किसी पर्टिकुलर चीजों का, तो आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर गेट के पास आपने सिस्टम सेट कर दिया कि हर 10th पर्सन को, जैसे आपने फर्स्ट को सेलेक्ट किया, इसका क्या रिव्यू था, हर 10th को, मतलब अगली 10th जो आया यहाँ पे फिर उसका, फिर अगले 20th का, मतलब हर 10th इंडिविजुअल को आप क्या करते हैं, का पार्ट या फिर आप देखिए अगर इंडियन नेवी की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, तो होता है ना कि यदि आपकी हाइट इतनी है तो आप फर्दर दौड़ में, मतलब आप उसकी रनिंग का पार्ट बन सकते हैं। इंडियन आर्मी की वैकेंसी आ रही है तो हमारे वो चेक करते हैं मेडिकल, हालांकि वो मेडिकल टेस्ट होता है। तो यदि आपकी हाइट इतनी फुट है और इतनी वेट है, इतनी हाइट है, ये सारी चीजें फुलफिल कर रहा है, तब आप सिंपल का पार्ट, तब आप एग्जाम नहीं दोगे, तो जब एग्जाम नहीं होते, देखो ना इंडियन आर्मी में दौड़ वगैरह में ऐसे ही होता है। तो ये इस तरह से उन्होंने कुछ सेट ऑफ सिस्टम डिफाइन कर रखा है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। क्या हम सभी की इतनी चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई? बेटा और भी होते हैं बट मेजर चार ही होते हैं, यही मेजर चार होते हैं, ठीक है। ये मेजर चार सैंपलिंग टेक्निक होते हैं जो हमने आज की क्लास में आपको बताया। क्या हम सभी को यहाँ तक क्लियर है? ये स्टैटिस्टिक्स के पार्ट है। देखो ये हमारी थ्योरेटिकल पार्ट थी, अब मैं इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करूंगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि मुझे सैंपलिंग टेक्निक जितने भी हमने पढ़ा था उसे मुझे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वैसे करोगे बताओ, एनी आइडिया? जैसे मैं कहूँ वी हैव अ डेटा, लेट्स सी, आज हम प्रैक्टिकल पार्ट भी कर ही लें। तो आज ही मिलता, बट जो आप कह रहे हो देखते हैं। होगी, पाइथन की क्लास पहले होगी, बैच बैच क्या होगा?
मैं पहचाने से तुम क्यों परेशान हो रहे बेटा, हमें करनी है ना सब चीज। होने दो, वो तो वो सब तो होता रहेगा, ऐसी ऐसी चीजों से डरा मत करो। अभी मैं अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ सारी, ठीक है।